हेलो एनिमे लवर्स। यह ब्लैक क्लोवर का थर्ड पार्ट है। इस एपिसोड में क्लॉस चिढ़ जाता है क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं कि एक नोबल होते हुए उसे इतनी गिरी हुई विलेज में रहना पड़ रहा है। वो सब चर्च में एंटर करते हैं जहां लिली एक आलू वाली डिनर की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही सब हेज के बेस्ट आलू डिशेस पे डाइनिंग शुरू करते हैं, यूनो को लिली से पता चलता है कि वो और आस्था दोनों ही पैसे वापस भेज रहे हैं। लेकिन उसकी इरिटेशन तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि आस्था उससे ज्यादा पैसे भेज रहा है। इस पर वो लिली से वादा करता है कि अगले महीने वो अपनी पूरी सैलरी भेजेगा। जब सोलम पानी मांगता है तो लिली नजदीकी कुएं से पानी लाने बाहर जाती है। उससे पहले सोलम अपनी क्लोक लिली के ऊपर डाल देता है, ये कहकर कि बाहर ठंड है। और तभी यूनो को बाहर कुछ स्ट्रगल की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत भागकर बाहर जाता है और देखता है कि लिली को किसी ने किडनैप कर लिया है, मोस्ट लाइकली बाय बैंडिट्स। क्लॉस तुरंत ऑर्डर्स देता है कि वो मिमोसा और सालिम तुरंत विलेज छोड़ दें, लेकिन यूनो उनकी बात इग्नोर करके अकेले ही लिली को ढूंढने निकल पड़ता है। वो 1 बाय 1 सारे बैंडिट्स को हराता है जब तक कि वो लिली को एक जायंट डीमन की स्कल के नीचे नहीं ढूंढ लेता। बैंडिट का लीडर यूनो को थ्रेटन करता है कि अगर उसने अपना ग्रिमोर सरेंडर नहीं किया तो वो लिली का फेस जला देगा। यूनो स्मार्टली पीछे हटने का एक्टिंग करता है, लेकिन तभी क्लॉस अचानक सीन में एंटर करता है और अपनी मैजिक स्पीयर से सीधा बैंडिट के सिर पर वार करता है। क्लॉस एक्सप्लेन्स करता है कि मिमोसा की मैजिक ट्रूथ फ्लावर से उन्हें सालिम के रियल इंटेंशंस का पता चल गया था। सालिम ने खुद यूनो से एस्कॉर्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी ताकि वो उसे ट्रैप करके बदला ले सके। क्लॉस कहता है कि वो यूनो की डिसोबीडियंस को फिलहाल ओवरलुक कर देगा क्योंकि रियल कल्प्रिट सालिम था। वो यूनो की तारीफ करता है, लेकिन ये भी बोल देता है कि अभी भी उसने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर वो सालिम और उसके मेन को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सालिम फिर से यूनो पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लिली अपनी वाटर मैजिक यूज करके उसे बहा देती है, जिससे क्लॉस मजाक में कहता है कि शायद लिली को भी मैजिक नाइट्स में रिक्रूट कर लेना चाहिए। उसी टाइम पर लास्ट बचा हुआ बैंडिट भी जूलियस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो सीक्रेटली यूनो का पीछा कर रहा था। और फिर उसका एडवाइजर मार्क्स उसे जोर से डांटता है और तुरंत वापस काम पर बुला लेता है। जब यूनो, मिमोसा और क्लॉस वापस गोल्डन डॉन के बेस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें भी एम्परर की तरफ से एक स्टार मिला है। जब वो वंडर करते हैं कि इतनी सिंपल सी मिशन के लिए स्टार कैसे मिल गया, तब विलियम एक्सप्लेन करता है कि जब सालिम को पकड़ा गया तो उसने अपने फादर के खिलाफ कई करप्शन चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए। दूसरी तरफ ब्लैक बुल्स के बेस में सभी लोग उस एंटी बर्ड का नाम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमेशा आस्था के आसपास मंडराता है, और फाइनली वो लक के सजेशन पर उसका नाम नीरो रख देते हैं। तभी यामी एंटर करता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि खुद विजार्ड किंग ने आस्था को एक नजदीकी डंजन एक्सप्लोर करने के लिए चुना है। आस्था सुपर पंप्ड हो जाता है ये सुनकर कि उसे पर्सनली चुना गया है। यामी उसे बोलता है कि नोल और लक भी उसके साथ स्क्वाड लीडर के रूप में जाएंगे। फ्यूनरल अपनी स्पेस मैजिक से उन्हें पोर्टल के जरिए उस डंजन के पास भेजता है। अंदर एक्सप्लोर करते वक्त लक को अपनी मैजिक सेंस से एक पावरफुल एनिमी का पता चलता है और वो तुरंत अपने थंडर बूट्स यूज करके अकेले ही उसकी तरफ भाग जाता है, बाकी दोनों को पीछे छोड़ते हुए। आस्था और नोल टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब अकेले क्या करें। नोल थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो अकेले आस्था के साथ है, तो वो जल्दी जल्दी उस रूम से निकलने लगती है, लेकिन तभी एक जायंट मैन ईटिंग प्लांट उसे पकड़ लेता है। आस्था उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसी के वाइन्स में फंस जाता है और दोनों को मॉन्स्टर अपने मुंह में खींचने लगता है। तभी अचानक कुछ मैजिकल नीडल्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और दोनों को फ्री करा देते हैं। दोनों देखते हैं कि सामने यूनो खड़ा है मिमोसा और क्लॉस के साथ। यूनो हंसते हुए कहता है कि अब उसने आस्था का पुराना फेवर फाइनली चुका दिया है। जैसे ही दोनों ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं, लेकिन क्लॉस आस्था की लाउड और केयर फ्री एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। दूसरी तरफ नोल थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है जब उसकी कजन मिमोसा अपने टिपिकल रॉयल मैनर्स में बिहेव करती है। क्लॉस पूछता है कि ब्लैक बुल्स का तीसरा मेंबर यानी लक कहाँ है, लेकिन आस्था और नोल दोनों एडमिट नहीं कर पाते कि लक उन्हें लीव करके चला गया था। क्लॉस ब्लैक बुल्स को इनकॉम्पिटेंट कहकर इंसल्ट करता है,
जिस पर आस्था नाराज होकर डिक्लेयर करता है कि वही सबसे पहले इस डंजन को कॉन्कर करेगा। दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और यूनो और बाकी सब हंसी रोक नहीं पाते क्योंकि क्लॉस आस्था की एनर्जी में बह गया था। जैसे ही गोल्डन डॉन की टीम आगे बढ़ती है, ब्लैक बुल्स पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते हैं। आस्था और यूनो दोनों ही अंदर सोच रहे होते हैं, देखते हैं कौन पहले ट्रेजर रूम तक पहुंचता है। दूसरी तरफ किंग जूलियस को रिपोर्ट मिलती है कि डंजन की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चल रही है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी आती है। डायमंड किंगडम ने भी अपना एक बैटल मेज भेजा है जिसका नाम है लोटस ऑफ द अबिस। जूलियस को लगता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच लक पहले ही डायमंड किंगडम की पूरी रेजिमेंट को डिफीट कर चुका होता है और अब वो लोटस से लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है। लोटस एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन लक उसे इजीली कैच कर लेता है। लोटस के पास स्मोक मैजिक होता है और वो धीरे धीरे लक को वीक कर देता है बिना उसके नोटिस किए। उधर गोल्डन डॉन की टीम सबसे पहले ट्रेजर डोर तक पहुंचती है, लेकिन तभी मिमोसा पर क्रिस्टल शार्ड्स का सरप्राइज अटैक होता है और वो घायल हो जाती है। क्लाउस और यूनो देखते हैं कि उनका अटैकर है एक मिस्टीरियस व्हाइट हेयर डायमंड किंगडम का मेज जो उन्हें मूव करने के लिए कहता है। उसी वक्त लक अपनी वीकेंड हालत से फाइट बैक करता है और बैटल के थ्रिल में और भी ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है। वो अपनी लाइटनिंग मैजिक पूरी पावर में यूज करता है और लोटस को पुश करता है। लक पूरे जोश में लोटस से फाइट कर रहा होता है, लेकिन लोटस काफी कैलकुलेटिव निकला। वो लगातार एक स्पेशल स्मोक स्पेल यूज कर रहा था जो लक की बॉडी को धीरे धीरे वीकन कर रहा था, और वो भी बिना दिखे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में था, उसकी माँ उसे उसके ट्विस्टेड बिहेवियर की वजह से बुरा भला कहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मैजिक से एक नोबल को हरा दिया, उसकी माँ अचानक उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा अब तो तुझे हमेशा जीतते रहना है। प्रेजेंट में वापस आते हैं लक एक जबरदस्त विशस रश करता है, लेकिन लोटस उसे रोक लेता है एक दमदार सॉलिडिफाइड स्मोक से। हालांकि इससे उसका काफी सारा मैजिक खर्च हो जाता है, लेकिन भाई साहब ये ट्रेड तो सॉलिड निकलता है क्योंकि लक की पावर धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलती जा रही होती है। उधर मिमोसा अपने हीलिंग स्पेल क्रेडल ऑफ हीलिंग से खुद को रिकवर करती है, जबकि क्लॉस और यूनो उस मिस्टीरियस अटैकर का सामना करते हैं। इस पर क्लॉस यूनो को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो ट्रेजर रूम की तरफ भाग जाए क्योंकि वो लोग इस लड़ाई में क्लियरली आउटमैच्ड हैं। दूसरी तरफ आस्था, नोल और नेरो डंजन एक्सप्लोर करते करते एक एरिया में पहुंचते हैं जहां नोल को बहुत डेंस और इंटेंस माना फील होती है। वो समझ जाती है कि ये लक की मैजिक प्रेजेंस है। आस्था कहता है कि चलो उसे हेल्प करते हैं, लेकिन नोल लॉजिकली समझाती है कि मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायमंड किंगडम ने ट्रेजर रूम तक पहले पहुंच गए तो सब वेस्ट हो जाएगा। इसी बीच क्लॉस की हालत भी खराब होती जा रही थी और लक ऑलमोस्ट हारने के कगार पर होता है। तभी यूनो और आस्था अपने अपने टीममेट्स को बचाने टाइमली एंट्री मारते हैं। दोनों को अपनी बचपन की बात याद आती है कि वो अपने दोस्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। लक इनिशियली रिफ्यूज करता है मदद लेने से और सोलो ही लोटस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था उसे रिमाइंड करता है कि वो अब अकेला नहीं है। अब उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकता है। लोटस अब सीरियस हो जाता है और एक डेडली स्मोक वॉर्टेक्स समन करता है जो पूरी ब्लैक बुल्स टीम को ट्रैप कर देता है। लक अंदाजा लगाता है कि लोटस इस स्मोक से उनकी मैजिक सेंस ट्रैक कर रहा है, तो वो अपनी लाइटनिंग मैजिक से लोटस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है, और जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचता है, आस्था उसे हवा में स्लाइस करके वॉल से टकरा देता है। उसी टाइम पर यूनो अपने विंड ब्लेड्स और एक विंड ईगल समन करके दूसरे डायमंड मेज से फाइट करता है। क्लॉस इनिशियली इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन जैसे ही यूनो डिफीट होने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि उनमें और उनके एनिमी में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। लोटस इंजरीज की वजह से रिट्रीट कर जाता है और बाकी लोग ट्रेजर रूम की तरफ मूव करते हैं। नोल इस बात से इरिटेट होती है कि यही काम पहले करना था। अब जाकर सब याद आया। जैसे ही सब ट्रेजर रूम के पास पहुंचते हैं, लक की सेंसरी मैजिक सडनली अलर्ट हो जाती है और वो बताता है कि कोई बहुत ही पावरफुल एनिमी पास में है। लोटस के डिफीट के बाद डायमंड किंगडम की तरफ से आता है मार्स, एक स्पेशली डिजाइन बैटल मेज।
जिसे उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक माना जाता है। मार्स के आते ही यूनो उस पर हमला करता है, लेकिन उसके विंड बेस्ड अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि मार्स की बॉडी मिनरलाइज्ड होती है, जैसे पत्थर से बनी हो। मार्स उसे बार बार कहता है कि गिव अप कर दो, लेकिन यूनो इजीली हार मानने वालों में नहीं है। मार्स एक मैसिव सोर्ड समन करके यूनो पर गिरा देता है, लेकिन तभी आस्था ड्रामेटिक एंट्री मारता है और अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उस जायंट सोर्ड को क्लीनली 2 टुकड़ों में काट देता है। आस्था थोड़ी सी हल्की लड़ाई के बाद मार्स को पुश करने लगता है, जिससे क्लॉस शॉक्ड रह जाता है। एक पेजेंट, वो भी बिना मैजिक के, इतने पावरफुल मेज को डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही मार्स डायमंड क्लोन समन करता है, लक और नोएल भी सपोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं। आस्था रिलेंटलेस अटैक्स करता है और मार्स के हर अटैक को स्मैश कर देता है। क्लॉस डिसबिलीफ में होता है, लेकिन नोएल कामली एक्सप्लेन करती है कि आस्था की पावर है मैजिक निगेशन। उसकी सोर्ड्स किसी भी मैजिक को कैंसिल कर देती हैं। क्लॉस सोचता है कि शायद आस्था जस्ट लकी है जो उसे ऐसी पावर मिली, लेकिन नोएल उसे कहती है कि बस चुप रहो और देखो। तभी मार्स एक डायमंड जायंट समन करता है और आस्था उसके नीचे दब जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, सब उसकी मस्कुलर बॉडी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मार्स उसे इनसिग्निफिकेंट पेबल कहता है, लेकिन आस्था रिटॉर्ट करता है, आई एम द पेबल दैट शैटर्स डायमंड्स, और एक मैसिव जंप मारकर उस जायंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्स के जायंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद आस्था अपनी सोर्ड विक्ट्री में ऊपर उठा देता है। क्लॉस मार्स को अपने स्टील मैजिक से बाइंड करता है और उसका ग्रिमवार कॉन्फिस्केट कर लेता है। आस्था थोड़ा अनश्योर होता है कि क्या ये काफी था, लेकिन क्लॉस उसे रीअश्योर करता है कि अभी के लिए इतना इनफ है। आस्था और यूनो मिलकर एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं जो ट्रेजर रूम की ओर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें गोल्ड, ट्रेजर्स और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स से भरा हुआ एक मैसिव रूम मिलता है। यूनो एक एंशिएंट स्क्रोल की तरफ खींचता है और जैसे ही वो उसे खोलता है, एक स्ट्रेंज लाइट निकलती है और स्क्रोल के सारे वर्ड्स गायब हो जाते हैं। क्लॉस घबराकर कहता है कि उसे वापस रख दो, लेकिन तब तक लाइट यूनो के ग्रिमवार में अब्सॉर्ब हो चुकी होती है। उधर नेरो आस्था को एक हिडन बटन की ओर ले जाता है। जैसे ही आस्था उसे प्रेस करने वाला होता है, लक की सेंसरी मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और वो सभी को चिल्लाकर नीचे झुकने को कहता है। तभी मार्स का ग्रिमवार हवा में उड़कर वापस उसके पास चला जाता है। वो पूरी तरह हील्ड हो चुका होता है और अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। मार्स डायमंड मैजिक से पूरे रूम को बाइंड कर लेता है। क्लॉस, लक और यूनो तीनों ही ट्रैप हो जाते हैं। क्लॉस शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मार्स ने उसकी एंटी मैजिक रिस्ट्रेंट्स तोड़ दी थीं। लेकिन असली शॉक तब आता है जब वो मार्स को फायर रिकवरी मैजिक यूज करते देखता है, जो कि थियोरेटिकली इम्पॉसिबल होता है क्योंकि एक मेज सिर्फ अपनी प्राइमरी एलिमेंट की मैजिक ही यूज कर सकता है। मार्स आक्रामक हो जाता है और नोएल को सीधे टारगेट करता है। वो उसे मॉर्टली वूंड कर देता है और आस्था चीख उठता है। मिमोसा तुरंत नोएल को हील करने की कोशिश करती है। जब मिमोसा नोएल के जख्मों का इलाज कर रही होती है, तभी अस्ता भागता है मार्स से लड़ने के लिए। लेकिन इस बार मार्स को अस्ता की पावर्स का पूरा पता है, तो वो सीधा ब्रूट फोर्स की जगह स्पीड से काम लेता है और इतनी तेजी से हमला करता है कि अस्ता को दीवार फाड़ के सीधा दूसरी साइड भेज देता है। अनकॉन्शियस पड़ा हुआ आस्था जब उठता है तो नेरो उसे एक छोटी हल्की सोर्ड की ओर ले जाता है। जैसे ही आस्था उसे उठाता है, उसे पता चलता है कि इसमें भी एंटी मैजिक पावर है, लेकिन ये सोर्ड इतनी लाइट है कि वो उससे रैपिड अटैक्स कर सकता है। नोएल होश में आती है और आस्था को इंकरेज करती है। यू आर द फर्स्ट पेजेंट आई एवर एक्नॉलेज्ड। आस्था की नई सोर्ड ब्लू ग्लो करने लगती है और वो मार्स पर एक वाटर इन्फ्यूज्ड एंटी मैजिक स्लैश करता है, जिससे उसकी फायर रिकवरी मैजिक निगेट हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन आस्था खुद इस प्रोसेस में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। मिमोसा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे चिंता होती है कि उसकी हीलिंग मैजिक शायद काफी ना हो। वहीं बेहोश मार्स अपने डायमंड किंगडम के एक्सपेरिमेंटल लैब वाले समय को याद करता है, जहां उसे अपनी इकलौती दोस्त फौना को मारने के लिए मजबूर किया गया था।
उस मजबूर बैटल रॉयल में बचने वाला वो अकेला था, और इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने उसके अंदर मैजिक स्टोन्स और फौना की फायर मैजिक को जबरदस्ती इम्प्लांट कर दिया। फिर मार्स को होश आता है और आस्था के लिए गुस्से में पागल होकर वो एक फेटल ब्लो मारने की तैयारी करता है। लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिक से खुद को फ्री करता है और अचानक उसका 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर खुद एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आसपास का टाइम फ्रीज हो जाता है। उसी वक्त एक छोटी सी परी की फेरी प्रकट होती है जो ऐसा पावरफुल मैजिक अनलीश करती है कि मार्स को एक ही झटके में हरा देती है और टाइम फिर से नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। यूनो समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ, लेकिन वो देखता है कि वो स्क्रोल जो उसने पहले ट्रेजर रूम में पढ़ा था उसके ग्रिमोयर पर खुद ब खुद लिख गया है। और वहीं दूसरी तरफ आस्था का ग्रिमोयर भी उस तलवार को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे उसने उठाया था। क्लाउस कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब मार्स पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन तभी डंजन चारों तरफ से कोलैप्स होने लगता है। यूनो अपनी विंड मैजिक से सभी को कैरी करता है, लेकिन आस्था इंसिस्ट करता है कि वो मार्स को भी बचाना चाहता है, क्योंकि उनका मकसद डंजन को जीतना था, किसी को मारना नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर इतना अनस्टेबल हो चुका होता है कि वो मार्स को रेस्क्यू नहीं कर पाते। लक अपनी सेंसरी पावर्स से रास्ता डिटेक्ट करता है। सारे लोग किसी तरह डंजन से जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बीच लोटस जो पूरे समय उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, वो मार्स को बचा लेता है और साथ ही बहुत सारा खजाना भी ले जाता है। मार्स, जो अब थोड़ी ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप कर चुका है, उसे फौना की वो आखिरी बात याद आती है कि उसे बाहर की दुनिया जरूर देखनी चाहिए। वो अब लोटस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ आस्था एक पूरे हफ्ते की नींद के बाद आखिरकार जागता है और क्लाउस उसे गले लगाकर माफी मांगता है, क्योंकि पहले वो उसे लाइटली लेता था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि आस्था वाकई क्लोवर किंगडम का एक शानदार मैजिक नाइट बन चुका है। फिर आस्था और यूनो को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां उन्हें मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट देने जाना होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से क्लाउस, मिमोसा और नोएल से होती है, जो उसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। मिमोसा आस्था को देखकर थोड़ी ब्लश करने लगती है, क्योंकि डंजन में साथ बिताया गया समय उसे याद आ जाता है, जबकि नोएल खुद के कंफ्यूजिंग इमोशंस से उलझी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आस्था के लिए कुछ फील हो रहा है या नहीं। फिर वो सब जूलियस के सामने पेश होते हैं, जो खुद बाहर आकर उनका स्वागत करता है। ये आस्था और यूनो की पहली बार जूलियस से डायरेक्ट मुलाकात होती है। जूलियस यूनो की नई मैजिक को देखकर हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि उसके ग्रिमोयर में जो स्पिरिट है उसका नाम सिल्फ है, 4 महान स्पिरिट्स में से एक। आस्था की एंटी मैजिक एबिलिटीज भी उसे काफी दिलचस्प लगती हैं और वो इंटरनली मानता है कि आस्था की तलवार बहुत ज्यादा मैजिक अब्सॉर्ब कर सकती है। जब आस्था और यूनो उससे पूछते हैं कि विजर्ड किंग कैसे बना जाता है, जूलियस सिंपली कहता है मेरिट, यानी जो लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करके लोगों का सम्मान जीतते हैं वही विजर्ड किंग बनते हैं। जूलियस उन्हें एक प्रमोशन सेरेमनी में इनवाइट करता है, जहां उन मैजिक नाइट्स को प्रमोशन दी जाती है जिन्होंने काफी सारे स्टार्स अर्न किए हैं। सेरेमनी में सिल्वर सिबलिंग्स, नोजल, सॉलिड और नेब्रा और कुछ और नोटेबल मैजिक नाइट्स जैसे लियोपोल्ड, इलेक्ट्रा और कुछ मैजिक नाइट कैप्टन्स भी मौजूद होते हैं। जूलियस फॉर्मल सेरेमनी के बाद एक रिसेप्शन की अनाउंसमेंट करता है, जिसमें आस्था, यूनो, क्लाउस, नोएल और मिमोसा भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, नोबल्स आस्था की प्रेजेंस को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, खासकर उसकी रफ और लाउड बिहेवियर की वजह से। नोएल के ओन सिबलिंग्स भी उसे पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, उसे फैमिली की नाक कटवाने वाली फेलियर बुलाते हैं। ये सब सुनकर आस्था गुस्से में आ जाता है और नोबल्स को ओपनली क्रिटिसाइज करता है, जबकि पहले वो उन्हें एडमायर करता था। सॉलिड उसे शट करने के लिए पानी से बना हुआ स्नेक अटैक करता है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसे कट करके वापस उस पर ही फेंक देता है। इलेक्ट्रा उसे अपने सैंड मैजिक से रोकता है, लेकिन आस्था फिर से एस्केप कर जाता है और डिक्लेयर करता है कि एक दिन वो विजर्ड किंग बनेगा और सबको गलत साबित करेगा। आस्था की इस बोल्ड डिक्लेरेशन से वहां सब नोबल्स शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन नोजेल, जो नोएल का बड़ा भाई है और सिल्वर ईगल्स का कैप्टन भी है, अपनी इमेंस मैजिकल प्रेशर से पूरे हॉल को फ्रीज कर देता है और सॉलिड को चुप कराने के लिए कहता है ताकि वो अपनी फैमिली की ओर इंसल्ट ना करे।
उसी मोमेंट लियोपोल्ड, जो मिमोसा का कजन है, आस्था की बोल्डनेस से इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो तुरंत उसे अपना राइवल डिक्लेयर कर देता है और उसे आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। ये सब देखकर नोजेल फुएगो लेऑन की तरफ मुड़ता है और सार्कास्टिकली कहता है कि क्या अब नोबल्स भी पेजेंट्स को राइवल्स मानने लगे हैं? तभी एक मैजिक नाइट हॉल में घुसकर न्यूज देता है कि कैपिटल पर हमला हो रहा है और एक पागल सा सफेद बालों वाला आदमी अनडेड की पूरी आर्मी लेकर सिटी पर हमला कर रहा है। इलेक्ट्रा तुरंत एक एडवांस 3D मॉडल बनाता है जिसमें पूरी सिटी और उसकी की एरियाज शो होती हैं ताकि वो सब स्क्वाड्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिप्लॉय कर सके। लेकिन अस्ता टिपिकल अस्ता की तरह इंस्ट्रक्शन सुने बिना ही चिल्लाता है कि वो वहां जाएगा जहां सबसे ज्यादा शोर हो रहा होगा और लियोपोल्ड एक्साइटेड होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाकी स्क्वाड्स को इलेक्ट्रा डिवाइड कर देता है। नोजेल और उसके सिबलिंग्स को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भेजता है। शार्लोट और उसके ब्लू रोज नाइट्स को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, यूनो, मिमोसा और इलेक्ट्रा खुद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। क्लाउस और कुछ और मेंबर्स को वेस्ट भेजा जाता है और खुद इलेक्ट्रा नोएल को लेकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जाता है अस्ता और लियोपोल्ड को ढूंढने के लिए। उधर एक छोटी सी लड़की अनडेड से घिरी हुई होती है और उस पागल आदमी की निगाहें उस पर होती हैं जो डिक्लेयर करता है कि वो क्लोवर किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी आस्टा हीरो जैसी एंट्री मारता है और अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सभी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किए गए मैजिक नाइट ज़ॉम्बीज की मैसिव क्वांटिटी देखकर डिसाइड करते हैं कि अब कोई दया नहीं, बस पूरा जोर लगाकर मारो। सारे मैजिक नाइट्स फुल पावर में फाइट करते हैं और पूरा क्राउड उनके इस यूनिटी और स्ट्रेंथ को देखकर चीयर करता है। वापस उस पागल आदमी की तरफ जो अस्ता से लड़ रहा होता है। वो रियलाइज करता है कि अस्ता का एंटी मैजिक उसकी एंटायर नेक्रोमांसर टेक्निक के लिए खतरा है क्योंकि उसकी अनडेड आर्मी सिर्फ मैजिक से कंट्रोल होती है और आस्था एक सिंपल स्लैश से सब कुछ वैनिश कर देता है। आस्था जब उससे पूछता है कि वो इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है तो वो पागल हंसी हंसते हुए कहता है कि जो उसकी मैजिक को नहीं समझते वो सब पापी हैं और डिजर्व करते हैं मरना। वो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी समन करता है जिसका नाम जिमी होता है, जो कर्स्ड मैजिक के डेडली बोल्ट्स छोड़ता है। सिर्फ एक हल्की सी चोट भी मॉर्टल वूंड बन सकती है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।